बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज एक अहम हम टॉपिक के ऊपर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं इमरान मुनीर साहब, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मुझे भी आप लोग जानते हैं, मेरा नाम अब्दुल सलाम है, मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो आज बेसिकली जो इकट्ठे हमारा इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद है वो ये है कि कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं और बड़ी रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं और बड़ी वो कह लें कि उसका इम्पैक्टफुल डेवलपमेंट्स हैं। तो हमने आज एक जो डेवलपमेंट है इंपॉर्टेंट वो निकाली है, इसके ऊपर हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। आप लोग अपने क्वेश्चंस या फीडबैक हमें शेयर कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह ताला उसको देखेंगे भी, रिस्पॉन्ड भी करेंगे और फर्दर इसके ऊपर भी काम करेंगे। तो इमरान उली साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फर्स्ट क्लास है। शुक्रिया जी, माशाल्लाह। आपने टाइम निकाला और ये एक बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो कि हमें तो क्लाइंट्स के कॉल्स और मैसेजेस भी आना शुरू हो गए हैं कि ये क्या हो गया है। तो उनको आज हम ये बताते हैं कि ये क्या हो गया है। ठीक है। तो मैं जरा शेयर कर देता हूँ स्क्रीन पे, व्यूवर्स उसको देख सकते हैं। ये जो डेवलपमेंट हुई है वो अब आप लोगों के ये लें स्क्रीन के ऊपर है। तो आप जरा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, फिर इंशाल्लाह ताला हम इसके जो चीदा चीदा एस्पेक्ट्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। जी, ये 22 मार्च को एसआरओ इशू किया है 428। बेसिकली आप ये समझिए, ये फर्दर एक्सटेंशन है पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन सिस्टम की। बीच में पिछले ठीक दिनों है। हमने एक डिजिटल इनवॉइसिंग पे भी डिस्कशन की है कि वो भी एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स को उन्होंने उसमें डाला था, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, इंपोर्टर, होलसेलर, रिटेलर। अब ये इन्होंने 14 कैटेगरीज फर्दर ऐड की हैं। इसको आप सिंपल समझने के लिए यही समझिए कि ये पीओएस ही है, पॉइंट ऑफ सेल ठीक इंटीग्रेशन है। है। इसमें सर्विस सेक्टर्स भी हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद जरा उनके लिए अलार्मिंग हो। हम लोग भी इसमें बल्कि शामिल होने जा रहे हैं आने वाले दिनों में। अच्छा। तो आई थिंक इसमें बिल्कुल। अगर कुछ तो बाकी तरीकाकार है, ये प्रोसीजरल है जो आप दिखा रहे हैं। प्रोसीजरल में इन्होंने लिस्ट वही वाले। अप्रूव्ड वेंडर का सिस्टम दिया गया है। सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करेंगे एफबीआर के साथ, और उनके जो ठीक अप्रूव्ड है। वेंडर है उसका एक पूरा मैकेनिज्म डिजाइन किया गया है इसके अंदर। यहाँ से ये हम्म। बेसिकली असल डिस्कशन शुरू होती है। अच्छा, इसमें हम्म। दो कॉलम आप लोग देख सकते हैं जी। एक डिस्क्रिप्शन है हम्म। जिसमें वो लोग हैं, वो कैटेगरीज हैं जिन पे ये हम्म। सिस्टम लगाना मैंडेटरी है, और दूसरी तरफ ठीक है। उसकी एक्सक्लूजन है इफ एनी। सिस्टम से हम्म। मुराद वही है कि पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन सिस्टम यानी एसपीआर को रियल टाइम रिपोर्टिंग ऑफ योर बिजनेस एक्टिविटीज, और इसके ठीक सामने है। इसकी एक्सक्लूजन है। तो हम एक दफा इसको हम्म। पढ़ देते हैं ताकि जरा लोग समझ जाए, फिर हम इसको डिस्कशन में ले आते हैं और फिर आप भी अपनी राय दीजिएगा और हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला, सबसे बिल्कुल पहले जी बिल्कुल। रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट देखिए, ऑलरेडी ऑलमोस्ट तकरीबन रेस्टोरेंट इसमें फॉल कर ही रहे थे, लेकिन चूंकि वो टीयर 1 टीयर 2 रिटेलर वाले साइड पे चले जाते थे तो सेल्स टैक्स हम्म। रजिस्ट्रेशन के बाद आती थी वो चीजें। यहाँ पे इन्होंने हम्म। बड़ी कैटेगोरिकली सारे रेस्टोरेंट को शामिल कर लिया है, अदर देन हम्म। जहाँ पे एयर कंडीशनर नहीं लगा हुआ। तो हर वो रेस्टोरेंट हम्म। जो एयर कंडीशन के साथ काम कर रहा है, वहां पे ये पॉइंट ऑफ सेल इंटीग्रेशन वाला सिस्टम जो है, इसका नाम जो भी आप रखते हैं, बेसिकली हम समझने के लिए पीओएस का वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि लोग फेमिलियर हैं। सेकंड, आप देखिए हम्म। होटल, मोटल, गेस्ट हाउसेज, मैरिज हॉल, मार्कीज, क्लब्स इंक्लूडिंग रेस क्लब्स, यहाँ भी वही कंडीशन, एयर कंडीशन वाली। फिर आपका इंटरसिटी ट्रेवल बाई रोड, यानी ये जिस तरह डेवो, फैसल मूवर्स और ये जो आपकी कंपनीज हैं, ये सारी की सारी इसमें शामिल हो जाएंगी। इसमें भी कंडीशन वही है कि अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर या तो एयर कंडीशनर नहीं लगा हुआ या वो 5 से कम गाड़ियों पे ऑपरेट कर रहे हैं, यानी वो जो आप समझे कि जो रेंट आ कार वाले छोटे छोटे लोग हैं जो इंटरसिटी सर्विस हम्म। देते हैं कंपनी बना के, हम्म। अगर उनके पास गाड़ियां 5 से कम है तो वो इसमें से एक्सक्लूड हो जाएंगे। उसके बाद कोरियर सर्विस और कार्गो सर्विसेज हैं, ये इसमें आ गई है, इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ब्यूटी पार्लर, क्लिनिक, स्लिमिंग क्लिनिक, मसाज सेंटर, पेडिक्योर सेंटर, जितने भी हैं, यहाँ पर भी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर वो बगैर एयर कंडीशनर के काम कर रहे हैं। तमाम मेडिकल सर्विस प्रोवाइडर, ये इंपॉर्टेंट है जी। इसमें देखिए वो डॉक्टर, डॉक्टर्स का ही हम नाम लेंगे क्योंकि मेनली तो डॉक्टर ही होते हैं, जिनकी फी 500 से ज्यादा है, वो तमाम के तमाम एफबीआर के सिस्टम में इंटीग्रेट होंगे। और जो अपने क्लाइंट को बिल चार्ज कर रहे हैं वो एफबीआर को रियल टाइम में बताएंगे कि हम कितना बिल चार्ज कर रहे हैं, सर्विस चार्जेस कितने ले रहे हैं। इसमें फर्दर इन्होंने लैब्स भी ऐड कर दी हैं सारी, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह जो भी कुछ होता है वो भी सारे ऐड हो जाएंगे। प्राइवेट हॉस्पिटल, मेडिकल केयर सेंटर और दूसरी चीजें। उसके बाद अगले स्टेप में आपके देखें जी, हेल्थ क्लब है, जिम है, स्विमिंग पूल है। इसमें चिराग क्लब फैसलाबाद बाई नेम मेंशन है, जिम खाना मेंशन है, रॉयल पाम है, और इस तरह की सारी जगह हैं, इसमें कोई एक्सक्लूजन नहीं है। फिर फोटोग्राफर्स हैं, वीडियोग्राफर्स हैं, इवेंट मैनेजमेंट है, और इसमें कंडीशन है
कि जहां पे फी चार्ज वो जो करेंगे वो 50,000 से अगर ज्यादा है तो सिर्फ ये सिस्टम लगाना है। अगर 50,000 से कम है, इसका मतलब है कि छोटे हम्म। फोटोग्राफर, छोटे वीडियोग्राफर और छोटे इवेंट मैनेजमेंट जो कि 10, 20, 30 हजार वाले हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगे। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स विदाउट एनी एक्सक्लूजन दे आर लायबल टू बी हम्म। इंटीग्रेटेड विद एफपीआर। उसके राइट। बाद सर नेक्स्ट रिटेलर्स हैं। रिटेलर्स में उन्होंने कुछ एक्सक्लूजन दी है। नेशनल इंटरनेशनल चेन है, ऑपरेटिंग इन एयर कंडीशन मॉल है, ये वही है टीयर वन वाली जो कैटेगरीज है ना, इन्होंने डाली थी सेल्स टैक्स में ऑलरेडी मौजूद है, इसको इन्होंने इधर भी डाल दिया है। उसके बाद जी फॉरेन एक्सचेंज जो डीलर्स हैं ये सारे के सारे हैं, कोई एक्सक्लूजन नहीं है। फिर प्राइवेट स्कूल, यस, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्कूल, हम्म। हर वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, इवन इसमें इन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग भी डाल दी है जिनकी फी पर चाइल्ड इज अबव 1,000 पर मंथ, 1,000 रुपए से ज्यादा जो फीस लेने वाले हैं वो तमाम के तमाम स्कूल, इंस्टीट्यूशन, अकेडमी भी मेरा ख्याल शायद इसमें शामिल कर दें, क्योंकि अब तो अकेडमीज भी लोगों ने रजिस्टर की हुई हैं, और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट भी इसमें शामिल हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी शामिल हैं। तो ये तमाम के तमाम स्कूल, कॉलेजेस और जो भी तालीमी इदारे हैं जो कि फी बच्चा 1,000 रुपए से ज्यादा लेते हैं, वो अपनी तमाम की तमाम जो एक्टिविटी है उसको एफबीआर को रियल टाइम मॉनिटर करवाने के पाबंद होंगे। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग का वर्ड जो हम यूज करते हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर लगा हुआ हो और वो सॉफ्टवेयर हम्म। इंटीग्रेट हो एफबीआर के साथ थ्रू देयर ऑथोराइज जो डीलर हैं जो कि इंटीग्रेशन करते हैं, उनकी वो लिस्ट पब्लिश करते हैं एफबीआर अपनी वेबसाइट पे, तो उनके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर को इंटीग्रेट करवाएंगे एफबीआर के साथ। तो ये बेसिकली मेन इस एसआरओ की जो है चीजें हैं। इसके बाद इसका प्रोसीजर है वो सारा किस तरह से आपने लगाना है, इंटीग्रेशन का सिस्टम है, लाइसेंसिंग वाली चीजें हैं। तो मेरा ख्याल है मेन हम इसी को डिस्कस करें। अब जो ये बिल्कुल 14 कैटेगरीज हमने डिस्कस की हैं, इनमें आप भी अपनी दें फीडबैक, और फिर हम इनमें थोड़ी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं हेड वाइज कि क्या क्या इन्होंने एडिशन की हैं इसमें। बिल्कुल। मैं अगर इसका एनालिसिस करूं तो ये चैप्टर जो था, ये 2020 में एक SRO 779 2020 उसके जरिए से ये इनकम टैक्स रूल्स 2002 के अंदर एक एडिशन हुई। इस एडिशन के अंदर उन्होंने इंटीग्रेशन का जो था कॉन्सेप्ट बकायदा वो मुतारफ करवाया, और उन्होंने फिर ये भी बताया कि ऑब्लिगेशंस क्या हैं, जो इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज है उसने क्या करना है। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे अभी आपने भी रोशनी डाली है, वो ये है कि इसका एक रूल है, रूल 33B। 33B के अंदर सब रूल 3 है, वो ये कहता है कि जनाब जब आप नोटिफाइड हो जाएंगे, जैसे अब आपने कहा ना कि वो जो पार्ट 2 है जिसमें आपने जाके आपने बकायदा अपने आप को इंटीग्रेट करना है, उसके अंदर जाके जब आप इंटीग्रेट हो जाएंगे तो फिर आपकी कोई भी सेल, कोई भी सर्विस जो है वो ऐसी नहीं होगी जो कि इस सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड हुए बगैर आप रेंडर कर सके। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज है। है वो रिपोर्ट नहीं हो सकती विदाउट बीइंग, कि वो यानी रेंडर नहीं कर सकते विदाउट बीइंग रिपोर्टेड टू FBR। तो इसके अंदर सबसे मुझे फंडामेंटल चीज ये। अच्छा, मैं आपसे एक जो मेरे जहन में एक सवाल जनरेट हो रहा था वो ये है कि ये लोग, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आपको पता है कि एक तो POS FBR ने लगाया हो, और वो FBR ने सेल्स टैक्स में के कवानीन के अंदर चेंजेस की थी, और वहां पे फिर PS को इंस्टॉल किया और वो चल रहा है। नो डाउट उसके अंदर कभी तहरीक हो जाती है, कभी बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, कभी स्लो हो जाता है। ये वाले जो मोस्टली सेक्टर्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन में आपने भी कहा कि ये सर्विसेज हैं, अब FBR क्या करेगा? मतलब आउटकम क्या है? वो टैक्स इवेजन को मद्देनजर रख के ये SRO आया है, या फैसिलिटेशन है? इसके बिहाइंड द सीन है क्या, इंटेंट क्या है ऑफ द लेजिस्लेटर और देखिए FBR? जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, सबसे पहले तो इसमें ये फीलिंग आ रही है कि ये जिस तरह से इन्होंने सेल्स टैक्स में किया था ना,
कि रजिस्ट्रेशन हम्म, मैंडेटरी करके और बहुत सारे लोगों को पीओएस इंटीग्रेशन में ले गए थे। तो ये अब इसका हम्म, स्कोप इन्होंने बढ़ाया है, यानी कि सही। वो लोग जो सेल लायबल टू बी रजिस्टर्ड भी नहीं है सेल्स टैक्स में। अब देखें इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं, दोज बिल्कुल। आर नॉट लायबल हम्म। टू बी रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स, यहाँ यस। वो प्रोविंशियल टैक्स में आते हैं। तो ये भी एक अगला बिल्कुल। स्टेप था कि कुछ ऐसे लोग हैं हम्म। जो आते ही प्रोविंशियल टैक्स में हैं, जैसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो उन लोगों को हम्म। ये लोग लेके आ रहे हैं कि आप लोग भी इस इंटीग्रेशन में आ जाएं। अब पर्पस क्या है? देखिए मेरा ख्याल है पर्पस, अगर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आप पूछेंगे तो वो कोई सरकारी बंदा तो सिर्फ ये बताएगा जी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, टैक्स नेट ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस होनी चाहिए, और वही टिपिकल सही बातें है। सारी की सारी। लेकिन अगर आप दूसरी हम्म। तरफ समझें तो ये जिन लोगों को एड्रेस किया जा रहा है, इनमें से बहुत सारे हम्म। लोग तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और प्रॉपर तरीके से ही काम कर रहे हैं। जैसे क्लब्स हैं, जैसे हम्म। रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे ट्रैवल एजेंट्स हैं या ट्रैवलिंग वाले हैं, या ये जो कंपनी है इन्होंने फॉरेन एक्सचेंज कंपनी, इन लोगों पे और बहुत हम्म, सारे कवानीन की बाइंडिंग आती है, तो ये लोग रजिस्टर्ड ही होते हैं। लेकिन सही है। इशू ये है हम्म। कि वो अपनी रियल टाइम जो ट्रांजैक्शन है, जो वो सेल परचेज हम्म। कर रहे हैं, एक्चुअल बिजनेस कितना कर रहे हैं, वो हम्म। रियल टाइम में बताएंगे। आपको पता है इसके हम्म। अंदर फर्दर कंडीशन भी थी, वो कैमरा भी लगा होना चाहिए और ये सिस्टम बंद भी नहीं होना चाहिए, और अगर वो आपको इनवॉइस मिस हम्म, कर गए, आउट ऑफ सिस्टम कर गए, तो उस पर फाइन और पेनल्टीज कितनी हैवी हैं। तो ये सारी चीजें बिल्कुल। भी मॉनिटर करने की जरूरत है। अब इसमें जो हम्म। मुझे लग रहा है ना, जो थोड़ा सा अलार्मिंग, या जो टैक्स पेयर थोड़े परेशान होके आएंगे, वो हम्म, प्रोबेबली ये पार्लर वाले हैं, स्कूल्स वाले हैं और डॉक्टर्स हैं। मुझे ये तीन ठीक है। कैटेगरीज ऐसी लगती हैं कि जिनके पास चूंकि ऑलरेडी कोई ऐसा सिस्टम मोस्टली नहीं होता, मौजूद नहीं सॉफ्टवेयर होता, मोस्टली बिल्कुल नहीं ये। होते, मोस्टली सॉफ्टवेयर नहीं होते उनके पास, और वो इंटीग्रेशन तो उससे अगला स्टेप है ना। सबसे पहला स्टेप तो ये कि सॉफ्टवेयर बना लगाएं वो, जिस सॉफ्टवेयर में वो बिलिंग करें अपनी, जो भी फी कलेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स की, जैसे फी है, या कि ये आपकी स्कूल है, छोटे स्कूल हैं, 1,000 रुपये फीस तो मेरा ख्याल है बहुत ही छोटा स्कूल भी करीबन, शायद हाँ। 1500 या 2,000 बिल्कुल। लेता है। तो दो दो ऐसा हजार ही। फीस वाले तो आपको बीसियों स्कूल मिल जाएंगे। तो हमारे भी कुछ क्लाइंट हैं जो ऐसे स्कूल हैं जिनकी 2,000, 2,500, 1,500 फी है, और वो मतलब उनके पास सॉफ्टवेयर इस तरह प्रॉपर नहीं चल रहे। कुछ हैं भी तो थोड़ा बहुत बिल्कुल। उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है, और वो फी कलेक्शन भी हम्म। बैंक के थ्रू शायद सारी नहीं करते, जो कि उनको मुझे लगता है कि अब बैंक के थ्रू फी कलेक्शन पे भी जाना नहीं। पड़ेगा, जो नजर आ रहा है अपेरेंटली। नहीं। इसी तरह से जो डॉक्टर्स ऐसा। हैं प्रैक्टिसिंग क्लिनिक पे, तो हम्म। आपको पता है कि क्लिनिक पे तो सॉफ्टवेयर का इस तरह से कॉन्सेप्ट सिर्फ बड़े क्लिनिक्स पे है। छोटे क्लिनिक्स तो जो सही। डॉक्टर आम नॉर्मल उनकी, और उनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होती है, उनकी अच्छी खासी हम्म। प्रैक्टिस है जो इस सेक्टर में प्रैक्टिस। आएंगे। सेम इज द केस हम्म। विद पार्लर। अगर आप हम्म। ब्यूटी पार्लर में देखें तो जो चेन्स हैं, जो नेशनल हम्म। लेवल की चेन्स हैं, जो मतलब उनके पार्लर तो शायद इस सिस्टम में हों, लेकिन ये तो गली मोहल्ले में खुले हुए हैं, और एयर कंडीशनर के बगैर पार्लर का तो मेरा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी पार्लर में एयर कंडीशनर ना लगा हुआ हो। तो आई थिंक ऐसा। ये मतलब ब्रॉडनिंग का एक है, और इसकी अभी वैसे इसमें कुछ हो सकता है क्लैरिफिकेशन भी आए, फर्दर अमेंडमेंट्स आ जाएं, या रूल में कोई और चीजें एक्सप्लेन करे एफबीआर, या कोई एफएक्यूज आ सही। जाएं, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस मजीद एड्रेस हों। अपेरेंटली आज के दिन में नजर ये आ रहा है कि ये 14 सेक्टर जो हैं, इनको थोड़ा सा क्या कहते हैं, कमर कस लेनी चाहिए, और ये आने वाले हम्म। वक्त में इनको सिस्टम अपना इतना बेहतर करना पड़ेगा कि ये एफबीआर के साथ रियल टाइम में इंटीग्रेट हो सके। अच्छा, जो लोग, जो इनके कस्टमर्स हैं इन सेक्टर्स के, रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं लोग, स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजेंगे, और डॉक्टर्स के पास पेशेंट्स जाते हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? मतलब कि ये सेल्स टैक्स तो है नहीं कि जिसमें इंटीग्रेशन है, या सेल टैक्स की अमाउंट बढ़ा दी है, या रेट, तो उनके ऊपर क्या असरात हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल उन पे कोई असर आएगा, क्योंकि इन्होंने किसी जगह पे भी ऐसी कोई चीज नहीं लिखी कि उनका डाटा भी हमें दें। लेकिन ये हम्म। जब आप रिटेल सेक्टर में होते हैं तो वॉक इन कस्टमर होता है, वॉक इन कस्टमर का भी सही नाम है। पता नहीं होता। नो डाउट हम्म। डॉक्टर के पास या स्कूल के पास या कुछ हद तक पार्लर के पास, हर पार्लर के पास नहीं, कुछ हद हम्म। तक उनके पास डाटा हो सकता है कस्टमर का। लेकिन ये जो हम्म, सेक्टर हैं, जैसे इस पे ट्रैवल एजेंट है, वो जो डेवो सही। या फैसल मूवर या बिलाल डेवो, ये लोग काफी, तो इनके पास मेरा नहीं ख्याल कि इतना डिटेल्ड डाटा एफबीआर इनसे मांगेगा कि आप अपने कस्टमर का डाटा भी हमें दें। ये मेरी अपनी अभी है मतलब assumption, और मोस्ट लाइकली ऐसे ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप रिटेल में जाते हैं सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड होते हुए भी, इवन देन जी। एट दैट टाइम भी आप अपने कस्टमर का डाटा देने के पाबंद नहीं होते, क्योंकि आप रिटेल सेल कर हम्म। रहे हैं ना, वॉक इन कस्टमर आ रहा है आपके पास। तो ये आई थिंक इसमें शायद उनका कोई इफेक्ट उन पे डायरेक्टली नहीं आएगा। अच्छा, इस पे जरा थोड़ी नजर डाल देते हैं। जो मैंने अभी ये हाईलाइट किया है, ये रूल 33E के अंदर इन्होंने कुछ ये चेंजेस की हैं। बेसिकली ये टाइम लाइन के हवाले से थी। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो
यहाँ पे उन्होंने ये लिखा है कि ये यानी मैं पहले जो ऑलरेडी लॉ था पहले उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि टैक्स पेयर शैल अपलोड और ट्रांसफर द डाटा ऑफ ऑल इनवाइसेस और बिल्स periodically to the board's computerized system, but not the interval during such transfer shall not exceed 7 clear days in any case. तो ये हम्म। इनके ऊपर था कि ये जो डाटा है ये ट्रांसफर करना है, बिल्स जो भी है ये क्लियर 7 डेज के अंदर अंदर है। तो अब इसके अंदर उन्होंने ये चेंज की है कि और एनी एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एज डिटरमाइंड बाय द कंसर्न कमिश्नर विच शैल नॉट एक्सीड 60 डेज। इस पे क्या आप मेरा ख्याल है कहते इसमें शायद ना ये फिर सेक्टर वाइज इनको टाइमलाइन देंगे सबको। जैसे स्कूल्स हैं, हैं? तो स्कूल्स का तो 7 डेज में डाटा देना पॉसिबल नहीं है, मंथली बेस पे चलते हैं वो। तो उनको शायद मंथली बेस पे ले जाएं। इस तरह जैसे ये मतलब कुछ डेली एक्टिविटीज वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, तो वो शायद हो सकता है उनको ये 7 डेज ही रख दें। या हो सकता है 3 डेज ही कर दें कि भैया आपका तो डेली के डेली का हिसाब हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल हो सकता है कुछ मंथली बेस पे चले जाएं। तो इनमें मुझे लग रहा है शायद ये सेक्टर बेस इसको कर दें, क्योंकि अगर ये 7 डेज का पीरियड रखते हैं ना, तो ये 14 में से काफी सारी कैटेगरीज हैं जो 7 डेज में रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, अपना डाटा अपलोड नहीं कर सकेंगे। लेकिन ना फी कलेक्शन आप स्कूलों में बच्चे भेजते हैं, स्कूल ने लिखा होता है जी फीस आप 10 तारीख तक जमा करवाएं, और उसके बाद हम आपसे 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए या 100 रुपए फाइन लेंगे डेली का। तो फी तो कलेक्शन हो रही होती है मंथ एंड तक भी जाके। बहुत सारे लोग हैं जो सही। लेट फी जमा करवाते हैं। तो जो लेट फी वाले हैं वो फिर कहाँ जाएंगे? तो इसका मतलब है, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ना कोई ऐसा सिस्टम देंगे जिसमें ये सेक्टर वाइज शायद इसको डिफाइन कर दें। बट इन एनी केस इट शैल नॉट एक्सीड 60 डेज, यानी विद इन 2 माह के अंदर अंदर हाँ। आपको ये लाजमी तौर पे अपलोड करना है डाटा। अच्छा, यहाँ पे ना वैसे तो प्रोसीजर एफबीआर जैसे आपने भी कहा एफएक्यूज भी देगा, गाइडलाइंस भी कुछ हो जाएगी, लेकिन मैं अभी इसको देख रहा था कि यहाँ पे एक जो चीज मुझे मतलब फेवरेबल भी नजर आई है कुछ, वो ये है .33H के अंदर एक 5 नंबर के ऊपर जो इन्होंने लिखा है कि यस ये 4 वाला, ये इसमें ये कि एन इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज हु हैज ऑलरेडी डेवलप्ड एन इन हाउस पीओएस सॉल्यूशन मे अप्लाई फॉर लाइसेंस टू द बोर्ड। तो अगर ये जो भी ऊपर 14 सेक्टर्स गिनवाए गए हैं इनमें अगर किसी ने भी खुद से पीओएस सॉल्यूशन अपना बना लिया है और वो उसको एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करना चाहता है, और तो वो भी अप्लाई कर दे विद द कंडीशन दैट द लाइसेंस विल बी नॉन रेप्लिकेबल। मतलब उसने तो आगे सेल नहीं करना ना अपना, क्योंकि वो इस बिजनेस में नहीं है, उसने अपना एक बनाया, अपना बना के उसने इंटीग्रेट कर दिया। तो ये पहले हम्म। सहूलत नहीं थी, ये एक सहूलत दी जा रही है कि अगर किसी ने अपने तौर पे हम्म। पीओएस सॉल्यूशन डेवलप किया हुआ है तो वो इसको एफबीआर के साथ इंटीग्रेट कर सकता है। इसमें आपको याद होगा बेसिकली ये हुआ ये था कि स्टार्ट में इन्होंने पीओएस में भी लिस्ट दी थी अप्रूव्ड वेंडर्स की। उसके बाद हम्म। इन्होंने हर जो सॉफ्टवेयर हाउस था उसके सिस्टम के साथ उसका प्रोसीजर दे दिया था कि आप उसी को लिंक कर लें। यानी वो अप्रूव्ड वेंडर वाला काम इन्होंने ऑलमोस्ट एक्सपेंड करके जनरल कर दिया था कि हर बंदा ही जो सॉफ्टवेयर हाउस है, जो भी वो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो एफबीआर के साथ लिंक कर लें। उन्होंने उसका प्रोसीजर डिफाइन कर दिया था। जैसे कि अभी हमने पिछले दिनों डिस्कस किया था, डिजिटल इनवॉइसिंग का एक वेबिनार भी हमने किया था पिप्पा के प्लेटफॉर्म पे। उसमें हमने इसको एक्सप्लेन किया था कि इन्होंने हम्म। उसका मैकेनिज्म पूरा डिजाइन करके उसका वर्किंग पेपर शाया कर दिया था एफबीआर ने, कि सॉफ्टवेयर वाले को ये हम्म। अपना पेपर दें, वो आपको तरीकाकार बताएगा कि आपने किस यूआरएल पे जाना है, किस लिंक को खोलना है, हम्म। कैसे इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये अच्छी चीज सही है है। जी। देखें जिसके पास ऑलरेडी है, जैसे हम्म। रेस्टोरेंट्स हैं, अब बहुत सारे जाहिर रेस्टोरेंट बात। ऑलरेडी पीओएस पे चल रहे हैं। और बहुत सारे हो सकते बिल्कुल। हैं पार्लर हैं, पार्लर पे भी लगा हुआ है, कई जगहों पे लग गए हैं, फार्मेसीज हैं बहुत सारी वहां पे लगे हुए हैं, कुछ क्लिनिक्स भी ऐसे हैं जहाँ पे हम्म। पीओएस लगा हुआ है। तो जिन लोगों के पास हम्म। ऑलरेडी मार्कीज हैं, बैंक्वेट हॉल हैं, होटल हैं, ये तो काफी वो लोग हैं जो ऑलरेडी पीओएस में इंटीग्रेशन करवा चुके हुए हैं। तो एक तो वो फायदा, दूसरा सही उनका है। जो सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग चल रहा है तो उन्होंने उसको भी मतलब अलाउ कर दिया। तो फैसिलिटेट इन मामले में तो जाहिर है बोर्ड को करना उनकी अपनी मजबूरी भी है सर। कितना, वरना तो ये हम्म। सालों का टाइम है इंटीग्रेशन में, फिर सालों साल लग जाएंगे। जितना इसको ईज आउट करेंगे उतना ही ये मतलब लोग जल्दी आएंगे ना। अच्छा, ऐसा क्यों नहीं इन्होंने किया कि यहाँ पे चूंकि मोस्टली सर्विसेज सेक्टर है तो सर्विसेज जो सेक्टर है जैसे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का भी एक अपना सिस्टम है इंटीग्रेशन का, रियल टाइम जो इनवाइस सिस्टम है, तो क्यों नहीं उन्होंने वहां से मतलब एक टैक्स पेयर को इतनी बर्डन से गुजारना कि एफबीआर का अलहदा सिस्टम हो, पीआरए का अलहदा हो, या अगर दूसरे प्रोविंसेस का भी है तो वहीं से ही डाटा वो ले लेते। यहाँ तो इनकी इनकम ही असेस होनी है ना, तो वहां से तो उनकी सेल मॉनिटर हो रही थी तो वहां से वो डाटा फेच कर सकते। तो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन दी जो टैक्स अथॉरिटीज हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उनकी जहां मतलब सिंगल सेल टैक्स रिटर्न की बात हो रही है तो वहां पे डाटा भी तो हो ही सकता था ना सिंक्रोनाइज।
क्या कहते हैं? देखिए बिल्कुल बात तो सही है। ये तो बेसिकली आपको याद होगा कि जब ये रिटर्न आई थी IRIS पे 2022 जनवरी से, दिसंबर से बल्कि शुरू हुआ था, उस टाइम FBR ने एक वेबिनार किया था जिसमें इन्होंने तमाम पाकिस्तान की टैक्स बार एसोसिएशन के नुमाइंदों को लिया था ऑन बोर्ड। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सही। लोग थे, हम लोग भी उसमें शामिल थे, हम्म। फैसलाबाद टैक्स बार की मैंने नुमाइंदगी की थी उसमें। उस वक्त ये अच्छा बड़ी अच्छा। डिटेल से डिस्कस हुआ था कि जो हम्म। प्रोविंशियल और फेडरल डाटा है ये एक ही जगह पे एंटर किया जाएगा। जस्ट उसमें आप हम्म। मेंशन करेंगे कि ये फेडरल है और ये किस प्रोविंस का है। एंड बैक एंड पे हमारे पास सिस्टम होगा, FBR के जो टेक गाइस थे उन्होंने ये कहा था कि जी हमारे पास सिस्टम होगा कि हम उस टैक्स को जिस जिस सूबे का होगा उसको वो खुद देंगे। आपने सिर्फ मेंशन ठीक करना है। है कि ये सर्विस है और किस सूबे की है। तो ये तो इनके पास आई थिंक बैकअप में बना पड़ा है सिस्टम पिछले 2 साल से। क्यों नहीं कर रहे ये? अब हम्म। मे बी इसकी कोई पॉलिटिकल रीजन हो, क्योंकि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, किसी सूबे में किसी की हुकूमत है, किसी सूबे में किसी की हुकूमत है, तो शायद इनकी आपस में कोई इस वजह से इशू हो। अदरवाइज ये बनती करना नहीं। इनके लिए मुश्किल नहीं है, करना तो इनके लिए बहुत आसान है। और दूसरा सिंगल सेल ठीक टैक्स है। रिटर्न तो आपको पता है ये तो तकरीबन अराउंड द कॉर्नर है। शायद विद इन डेज अब ये एप्लीकेबल ही हो जाए क्योंकि इन्होंने ओपन कर हम्म। दी है। तो मे बी अगले महीने से हम जो सेल्स टैक्स रिटर्न है वो एक ही फाइल करें बजाय 5 मुख्तलिफ रिटर्न के। तो ये भी हम्म। ऑलमोस्ट हो गया हुआ है काम जी। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो आज की हमने की है, और हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इसके ऊपर अपना फीडबैक भी दें, और जो भी उनके ज़हन में क्वेश्चंस हैं, क्योंकि ये एक ओपन सेशन नहीं था, ये क्लोज सेशन है। आप लोग इसको, ये पॉडकास्ट है, आप इसको चेक करेंगे, बाद में आपके साथ बात है क्वेश्चंस होंगे तो आप ज़रूर इसको कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें और हमें क्वेश्चंस दें। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला हम इमरान मुनीर साहब को जहमत देंगे कि हम दोनों मिलकर वीडियोस रिकॉर्ड करें। एक और भी SRO है 419, और इसके अलावा एक मैं भी देख रहा था कि 420 SRO, जिसके ड्राफ्ट कुछ बन रहे हैं अभी, जो शॉपकीपर्स के लिए रूल्स हैं। तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह ताला सीरीज ऑफ वीडियोस जो है वो तैयार करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। स्टे जी ब्लेस्ड। बहुत शुक्रिया, अल्लाह थैंक यू सो हाफिज। मच जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।